नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। सत्ता के महासंग्राम में आज हम बात करेंगे पांचवें चरण के चुनाव की और यह भी बात करेंगे कि क्या कूच बिहार की घटना का असर पांचवें चरण पर पड़ेगा। पिछले 4 चरणों के चुनाव में वोटिंग का जो ट्रेंड रहा, क्या वह ट्रेंड कह रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आधा खेल हो जाने के बाद राहुल गांधी का बंगाल में एंट्री के क्या मायने हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या राहुल गांधी के आने से बंगाल कांग्रेस को कुछ फायदा होगा या राहुल गांधी के आने से बीजेपी को ही फायदा मिलेगा, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए आज हमारे साथ टीएमसी और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता होंगे, क्योंकि आज राहुल गांधी की एंट्री हो रही है। आज मोदी और अमित शाह दोनों बंगाल में थे। 3 कार्यक्रमों को उन दोनों ने संबोधित किया, 3 सभाओं को संबोधित किया। ममता बनर्जी भी आज दिन में करीब 6 सभाएं अब तक वो कर चुकी हैं। लगातार जो है सभी तरफ से दोनों पार्टियों की तरफ से प्रचार का कार्यक्रम जारी है। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है इस पूरे प्रचार पे 5वें चरण के लिए। पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं, उस रिपोर्ट के बाद हम अपने गेस्ट के पास जाएंगे और गेस्ट के साथ जो है चर्चा करेंगे कि क्या कूच बिहार की जो हिंसा हुई थी उसका असर क्या 5वें चरण पे पड़ेगा और कूच बिहार की हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है। और साथ में यह भी बात करेंगे कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी बंगाल में जो आज आ रहे हैं 14 अप्रैल को, उससे कांग्रेस को फायदा होगा या किसी दूसरी पार्टी को। तो लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 5वें दौर का प्रचार जारी है। लेकिन इस चुनाव में अब कूच बिहार की हिंसा बड़ा मुद्दा बन गई है। ममता बनर्जी लगातार बीजेपी और उनके बड़े नेताओं पर हिंसा का आरोप लगा रही हैं। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय बलों पर भी आरोप लगाया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैलियों में दीदी को करारा जवाब दे रहे हैं। बर्धमान पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि दीदी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देने वालों को बाहर फेंक देंगे, लेकिन अब दीदी खुद बंगाल से बाहर जाने वाली है। चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने फिर इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि दीदी केंद्रीय बलों को कूच बिहार में हिंसा के लिए जिम्मेवार ठहरा रही है, लेकिन उन्हें निशाना बनाने के बजाय दीदी को मुझे निशाना बनाना चाहिए। दीदी, आपको गुस्सा करना है तो मैं हूं ना, मोदी पे करिए। आपको गाली देनी है, मोदी को गाली दीजिए, खूब गाली दीजिए। अरे टोकरा भर भर के गाली दीजिए। उधर कल ही गृह मंत्री अमित शाह ममता के आरोपों का जवाब अच्छी तरह से दे चुके थे। उसी सीट पर ममता दीदी की मीटिंग थी। उसने ऐलान किया, सरेआम माइक में ऐलान किया कि युवाओं, महिलाओं आगे आओ, सीएपीएफ को घेर लो, उन पर हमला करो। सोमवार को कलिम्पोंग दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह फिर आक्रामक दिखे। उन्होंने ममता के खिलाफ मोर्चा खोला। कूच बिहार के लिए ममता दीदी की सरकार को जिम्मेदार बताया। साथ ही उन्होंने ममता के दुष्प्रचार पर प्रहार करते हुए कहा कि एनआरसी आई भी तो गोरखा बाहर नहीं जाएंगे। अभी 4 दौर के चुनाव और बाकी हैं। पहले 4 दौर में हिंसा का खेल देखा जा चुका है और बाकी दौर में भी इसकी आशंका है। न्यूज़ ब्यूरो, सुदर्शन न्यूज। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, यानी ऑलमोस्ट जो आधा चुनाव है वो खत्म हो गया है। 8 चरण के चुनाव होने हैं, 4 के हो चुके हैं। 17 अप्रैल को 5वें चरण का चुनाव होना है और दोनों पार्टियों ने, या कहें चारों पार्टियों ने जो है अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक रखी है चुनाव प्रचार में। लेकिन कूच बिहार जो हिंसा हुई थी, कूच बिहार को लेकर के मामला गरमा रहा है। अब 5वें चरण की चुनाव पे या आने वाले जितने भी चरण हैं, जो 4 चरण बाकी है, उन सभी चरणों पे कूच बिहार हिंसा का असर होगा, ऐसा माना जा रहा है। आज न्यायिक जांच के लिए कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए। संजय चक्रवर्ती हैं टीएमसी से, इसके अलावा मुकुल झा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे और अजय वर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और शुरुआत मैं संजय जी आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हिंसा की बात हो रही थी, चुनाव के घोषणा के पहले से हिंसा की बात हो रही थी और बीजेपी वाले ये आरोप लगा रहे थे कि उनके कार्यकर्ताओं का और करीब 200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या भी हो चुकी है। लेकिन अब टीएमसी के लोग जो है वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो चुनावी हिंसा कर रहे हैं और कूच बिहार हिंसा के लिए आरोप एक दूसरे पे लगा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि कूच बिहार की हिंसा का क्या आपको लगता है कि आने वाले जो चरण हैं चुनावों के, उस पर उसका असर पड़ेगा या चौथे चरण के बाद से इसकी कोई बात नहीं होगी?
देखिए, ये जो चुनाव जो हो रहा है, चुनाव प्री प्लान हो रहा है, टोटल प्री प्लान हो रहा है। इसको 1 या 2 चरण में चुनाव क्यों नहीं कराया गया? सबसे पहले मुद्दा तो यहाँ आती है, इसको 1 या 2 चरण में इसको करवाया जा सकता था। इनको करवाया सिर्फ इसलिए से नहीं गया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी के, नड्डा जी और दुनिया जान के सारे मुख्यमंत्री सबका जो है सभाएं करवाया जा सके, पोलराइजेशन कराया जा सके। अब जो कि जब संजय जी, ये तो कोई पहली बार नहीं हो रहा है ना। पिछली बार भी जो 2016 का चुनाव 6 चरणों में हुआ था, 6 चरणों में हुआ था। नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर चुनाव जब अगर तमिलनाडु में करवा सकता है तो यहाँ पे भी करवा सकता है, लेकिन करवाया सिर्फ इसलिए नहीं गया है कि वो इसी संजय जी, मुझे लगता है कि बंगाल का जो इतिहास रहा है, चुनावी खूनी इतिहास जो रहा है, उसको लेकर के जवाब भी हम भी बता देते ना उसको। जी बताइए। अगर 8 चरणों में हो रहा है तो 8 चरणों में करने से सबसे अच्छी चीज है कि इसको कम से कम 10 गुना फोर्सेस लगाते, 20 गुना फोर्सेस लगा देते। आप कोशिश करते हैं 1-2 चरण में करवाने के लिए, लेकिन ये टोटल जो है एक राजनीतिक तरीके से इसको करवाया गया है, पहली चीज। और दूसरी बात, गृह मंत्री जी साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। आप दोनों वीडियो को चलवा करके देख लीजिए। ममता दीदी ने हिंसा करने की बात कहीं से भी की नहीं, कहीं से भी नहीं की हिंसा करने की बात। उन्होंने घेराव करने की बात है, और घेराव हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संसद घेरा जा सकता है। और जब प्रधानमंत्री घेराव की बात हो सकती है तो सीआरपीएफ को भी घेरा जा सकता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, सीआरपीएफ ने क्या किया है कि सीधे सीधे गोली मारी है। पैर जो गोली मारी जा सकती थी, अगर किसी ने हिंसा करने की कोशिश की तो पैर में गोली मारी जा सकती है। पहला एग्जाम्पल होता है पैर में गोली मारो। लेकिन बीजेपी के नेता ने पहले ही एक भाषण दिया था, आप उस वीडियो को चला के देखें, मैं उनका नाम बता देता हूँ। साइंकर बासु नाम के बीजेपी के लीडर है, उन्होंने सीआरपीएफ को डायरेक्ट कहा था कि सीधे सीने पे गोली मारना। कौन होते हैं साइंकर बासु जी, जो सीधे में गोली मारने की बात करते हैं? लेकिन ये टोटल प्री प्लान हो रहा है सब कुछ। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि अभी आपने 26 जनवरी को देखा कि लाखों लोगों ने जो है दिल्ली पे अटैक किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने संयम के साथ मुकाबला किया, जबकि उनके ऊपर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की, तलवारबाजी हुई, लेकिन उन्होंने एक हवाई फायर तक नहीं किया। यहाँ तो कुछ सैकड़ों लोग आए थे, सैकड़ों 100-150 लोग थे, तो उनके ऊपर सीधे सीधे गोली मार दी गई। ये टोटल प्री प्लान है, इसको बाकायदा इसकी अच्छे से जांच नहीं है। चुनाव होने तो देखिए पुलिस और सीआरपीएफ, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन पुलिस और सीआरपीएफ के नेचर में अंतर है। लेकिन उन्होंने देखिए न्यायिक जांच की तो मांग आपने की है, न्यायिक जांच हो रहा है उसका। अगर कोई दोषी होगा तो उसको सजा दी जाएगी, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने अपने हथियार और अपने आप को बचाने के लिए भीड़ से, क्योंकि आप इसी बंगाल में आप देखिए ना, उसी दिन क्या हुआ, जिस दिन कूच बिहार की घटना हुई, उसी दिन बिहार के जो एसएचओ अश्वनी कुमार थे, उसकी मॉब लिंचिंग हो गई। आप ये भी तो देखिए बंगाल का चरित्र कैसा है। बंगाल का जो चुनावी जो चरित्र है वो तो हिंसा का रहा है ना। तो पुलिस और सीआरपीएफ भी इस बात को जानती है, और अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसने अगर गोली चलाया तो मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता। अगर आप उनकी जगह होते तो आप भी चलाते। नहीं। पहली बात तो ये है कि सीआरपीएफ वो आतंकवादी नहीं थे, उनके हाथों में हथियार नहीं था, और उनको सीने में गोली मार दी गई। आप संजय जी, आप वही देखिए ना, उसी दिन की तो एक घटना और भी है ना। अश्वनी कुमार क्या थे, वो तो पुलिस वर्दी में थे, वो तो पुलिस की वर्दी में थे, वो तो गए थे अपराधी को पकड़ने के लिए, लेकिन वहां जिहादियों ने क्या किया उसके साथ। ये तो सरकार की तरफ से जो मन बढ़ा के रखा गया है अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण का नतीजा है ये। फिर मैं बताऊं, अश्वनी कुमार की घटना से मत जोड़िएगा। नहीं क्यों, मैं उस नेचर की बात कर रहा हूं जिस बात को आप कह रहे हैं। तो अगर ये चीज सीआरपीएफ के जवान के साथ भी हो सकता है ना। अगर सीआरपीएफ के जवान के पास जो है, हो सकता है। अगर अश्वनी कुमार चाहते, उनके पास भी हथियार था, अश्वनी कुमार चाहते तो वो भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो नतीजा क्या हुआ आप देखिए ना। अश्वनी कुमार के पास भी हथियार थे ना, अश्वनी कुमार ने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया तो नतीजा क्या निकला, उनकी मौत हो गई। लोगों ने पीट करके मार डाला, इतनी बेरहमी से मारा कि जिसका चेहरा देखने के बाद उनकी मां का भी हार्ट अटैक हो गया। आप इस बात को भी तो समझिए। मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या सीआरपीएफ को 1 करोड़ चाहिए? सीआईएफ 1 करोड़ चाहिए?
किसी को चोट लगी, कोई अस्पताल में पहुंचा, सीआरपीएफ को खरोंच लगता है, देखिए खरोंच ना लगे इसीलिए तो गोली चलाई गई। जब दिल्ली में 390 जो है सुरक्षा कर्मी अस्पताल में चले गए, 390 कर्मचारी, लेकिन उन्होंने संयम के आप एक तरफ बंगाल की 2 घटनाओं को कह रहे हैं कंपेयर मत कीजिए, लेकिन अब बंगाल की घटना को आप दिल्ली की घटना से कंपेयर कर रहे हैं। ये तो अपने अपने मन मुताबिक उदाहरण पेश करने की बात हुई ना संजय जी। की तारीफ कर रहा हूं मैं। अभी अगर आप मुझे अश्विनी कुमार की घटना के बारे में बात करें तो मैं उसके बारे में जवाब दे सकता हूं जी, दीजिए ना, जवाब दीजिए। अश्विनी कुमार के साथ जो घटना हुई है वो प्रोटोकॉल के फॉलो किए बिना ही वो लोग बंगाल में पहुंचे थे। 7 सिपाही उनके साथ गए थे। मतलब प्रोटोकॉल के बिना आए, अगर कोई पुलिस आएगा, पुलिस की वर्दी में रहेगा तो आप उसकी हत्या करवा देंगे। हाँ बिल्कुल, आप वही कह रहे हैं, प्रोटोकॉल की तहत आया था। अरे इससे पहले भी आते रहे, दोनों सीमा पे हैं, अपराधियों को पकड़ धकर। बंगाल की पुलिस भी आती रहती है किशनगंज, बंगाल की पुलिस भी किशनगंज आती रहती है। उधर के अपराधी वो देखिए, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है किशनगंज, और उधर जहां पर ये घटना हुई है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और दोनों तरफ इधर के अपराधी अपराध करके बॉर्डर पार कर जाते हैं, बंगाल के अपराधी जो है वो बंगाल चले जाते हैं, अब बंगाल के अपराधी बिहार चले जाते हैं। वहां के पुलिस थानों को भी पता है, बंगाल की पुलिस भी किशनगंज जाती रही है। ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है, लेकिन इस तरीके की मॉब लिंचिंग की घटना पहली बार हुई है, जहां पर सरकार ने मन बढ़ा के रखा है ऐसे जिहादियों का, और वो इतना करने में संकोच नहीं करते। उन्होंने वर्दी देखने के बावजूद उस पर हमला किया और पीट करके उसकी हत्या कर दी। हमारे साथ कांग्रेस के अजय वर्मा जी हैं। अजय वर्मा जी, आप भी संजय जी कह रहे हैं उससे इत्तेफाक रखते हैं या आपका कुछ अलग कहना है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, बंगाल में जो ये, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान में एकमात्र मुख्यमंत्री हैं ममता दीदी, और किस तरह से एकमात्र महिला को गिराने का प्रयास देश की सरकार षड्यंत्र के तहत कर रही है। हार और जीत और चुनाव और सत्ता तो आते जाते रहते हैं। न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े अखबार ने कहा है, मोदी जी का भाषण आप सुन लीजिए रोज, कि वैसे तो प्रधानमंत्री हैं, और लेकिन उनकी भाषा शैली जो है वो एक मोहल्ले के लड़के से भी नीचे के स्तर की है। ये न्यूयॉर्क के एक पेपर के मुख्य पृष्ठ पर आया है, जिसे देश की सरकार के लोग अपना आदर्श मानते हैं, और जब उसमें कुछ निकलता है तो उसकी वजह से वो पीठ भी थपथपाते हैं। अजय जी, आप कांग्रेस में ही है ना? जी सुन लीजिए, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ आपको। नहीं, मुझे लग रहा है टीएमसी में चले गए, या टीएमसी से कांग्रेस का गठबंधन हो गया क्या? मेरी पूरी तो सुन लीजिए, ये आप जो है ठीक है, बात पूरी कीजिए। वीडियो पूरा सुनते हैं, काट के फिर उसे वायरल। नहीं, हम वैसा नहीं करते। आप हम पे इल्जाम नहीं लगा सकते। हम तो ये पूरा प्रोग्राम ही हम आपको डालेंगे। अभी आप जो कह रहे हैं वो भी आएगा उसमें, आप बताइए। जिस दिन चौथे चरण का चुनाव था, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, उस दिन वो एक वीडियो वायरल कर दिया चुनाव जीतने के हथकंडे। तो ये इनकी आईटी सेल की रणनीति है। देखिए, इस बार बंगाल में रणनीति तो आपके आईटी सेल भी करते हैं, लेकिन बीजेपी वाले ज्यादा आपसे स्ट्रांग है। नहीं, हम उतने झूठ और प्रपंच और उतने झूठ नहीं बोलते ना। झूठ मतलब उतना झूठ नहीं बोलते, लेकिन झूठ बोलते तो हैं। ये उतना झूठ, देखिए झूठ आप थोड़ा बोले ज्यादा बोले। नाथूराम गौडसे के पुजारी नहीं है ये सरकार, नाथूराम गौडसे की पुजारी है। गलत क्या है इसमें? महिला, ये बापू जो थे, आशाराम बापू के शिष्य सरकार चला रहे हैं। तो बंगाल में रहे ना, बंगाल की बात करते हैं ना अभी, जो आप कह रहे थे उसकी उस बात को पूरा कीजिए। आपको असुरक्षित महसूस कर रही है कि अगर गलती से इन्हें हमने देश में दे दिया तो इनके विधायक और इनके गृह मंत्री जो रह चुके हैं किस तरह से बलात्कार में उसमें शामिल हुए थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है बंगाल के चुनाव पर कि सरकार और देश के प्रधानमंत्री और देश की समस्त सरकार इस वक्त कोविड 1,70,000 आज का आंकड़ा अगर आपने देखा हो तो लीगल और इलीगल के तौर पर देखो तो 5 लाख से ऊपर, जो जैसे डॉक्टर बताते हैं। टीकों की सारे प्रदेशों में कमी है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, और प्रधानमंत्री जी जैसे मोहल्ले के चुनाव होते हैं, गृह मंत्री जी जैसे गलियों के चुनाव होते हैं, कोविड के नियमों का उल्लंघन कर बस किसी तरह से कांग्रेस हार जाए, ममता हार जाए, और इनकी 3 सीट जिनकी है वो 200 सीट की बात करते हैं। अरे 3 से 6 की बात कर लो भाई, 6 से ज्यादा नहीं आएंगे। मतलब आप तो कह रहे थे कि लड़ाई लड़े बिना हार मान लो, जैसा कि कांग्रेस ने मान लिया है। नहीं, हमारी तो सुन लीजिए, मैं पूरी तो बता दूं मेरे भाई, आपने उन्हें टाइम दिया है। कांग्रेस की और कम्युनिस्ट की जो लहर है इस बार, ममता दीदी की तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और बीजेपी की सारी देश की नीतियों में जो फ्लॉप और फेलियर साबित हुई है सरकार, उसके खिलाफ वहां के बंगाली के पढ़े लिखे वोटर ने, समझदार वोटर ने ये मन बना रखा है कि सबकी सुनो, सबकी मानो, सबके भाषण सुनो, भीड़ जिस तरह से बुलाएं, सब जानते हैं प्रायोजित भीड़ कैसी है।
और फिर आप वोट दीजिए तो हमारी सरकार आने वाली है। तो ये हमारी बात लड़ाई आपकी ममता पार्टी दीदी के से नेताओं को नहीं पता था क्या? आपकी पार्टी के नेताओं को नहीं पता था जो बात आप कह रहे हैं? हमारी दीदी की लड़ाई है वहाँ, और नहीं किसी मतलब का बता रहे हैं, कोई आप जो जोर कह रहे नहीं हैं है। कि कितनी बात जनता वहां पर कह रही है सुनो सबकी, लेकिन वोट दो कांग्रेस गठबंधन को। हाँ, ये बात देखिए 3 तारीख तो ये को बात हमारा राहुल गांधी जी को पता नहीं था क्या कि इतने पता 4 है। चरण चुनाव होने के बाद उनकी नींद खुली है तो बंगाल आना है? देखिए 5 स्टेट में भाईजान, मेरे भाई, मेरे एंकर मैं महोदय, भाईजान मत कहिए मुझे आप मेरे भाई आदरणीय कहिए केवल। मेरे आदरणीय एंकर महोदय, हाँ ये हिंदुस्तान सांप्रदायिक सद्भावना का शहर है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं मतलब तो सबको भाई साथ कहने से भी रहने बात का चलती है ना, समानता का बस अधिकार। शब्दों में थोड़ा सा परहेज करता हूं मैं शब्दों से। तो अब मैं जी। ये कह रहा हूँ तो मेरी सुन लीजिए। हम्म। 5 स्टेटों में जितनी पहले 34 सीट आसाम में बीजेपी की थी, इस बार 5 स्टेटों में 30 के अंदर सिमट जाएंगे। अब देखिए 3 जब असम पे तारीख को चुनाव होगा ना को तो हम असम भी पे बात बैठेंगे। कर लेंगे ना हम। अभी तो बंगाल पे बात कर रहे हैं ना, तो बंगाल पे बात कर ले। हमारे साथ बीजेपी के बंगाल मुकुल में झा भी जुड़ गए हैं, मेरे ख्याल से बात को सबसे सुन अंदर, रहे होंगे। सबसे अंदर। एक बार मुकुल जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, 4 चरण के चुनाव के बाद कांग्रेस की नींद खुली है और राहुल गांधी 14 तारीख को बंगाल आ रहे हैं। क्या लगता है बीजेपी को फायदा होगा या कांग्रेस को कुछ फायदा होगा राहुल गांधी के आने से? वैसा पश्चिम बंगाल में लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में है। यहाँ पे संयुक्त मोर्चा सिर्फ नाम का एक संगठन खड़ी हुई है जो कुछ वोट काटने के लिए खड़ी है। ये बात तृणमूल का, ये बात कांग्रेस के भी कांग्रेस के भी कार्यकर्ता लोग जानते हैं, ये बात वाम के भी कार्यकर्ता लोग जानते हैं। इसलिए आज तक राहुल गांधी नहीं आए हैं, और राहुल गांधी एक बार 2 बार आएंगे वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, और वो जहां जहां जाएंगे वापस वहां पर वाम और कांग्रेस के वोट कटेंगे ही, 5 वोट बढ़ेंगे नहीं। तो क्या और आपको दूसरी लगता है बात कि ये ये जो लोग- वोट कटेंगे, ये वोट किसका कटेगा? कांग्रेस का बीजेपी का कटेगा या टीएमसी का कटेगा? ये वोट तृणमूल कांग्रेस से कटेंगे और भारतीय जनता पार्टी में जुड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 100 से ज्यादा स्टेट भाई आपका ये गणित समझ में नहीं आ रहा, टीएमसी से कट करके आप में जुड़ जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। संजय जी आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कांग्रेस अगर मजबूत होती है बंगाल में, अगर राहुल गांधी आकर के प्रचार करते हैं, तो क्या टीएमसी को नुकसान होगा? क्योंकि दोनों का वोट बैंक जो है वो एक ही है। अगर टीएमसी का, अगर कांग्रेस वोट काटती है तो टीएमसी को नुकसान होगा, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए पहली बात तो ये है कि कोई भी वोट बैंक नहीं है, और राहुल गांधी अगर आते हैं तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। ये तो आप इतिहास देख रहे हैं पिछले 7 साल का, जहां जहां गए हैं वहां बीजेपी को फायदा हुआ है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं अपने बारे में बात करना चाहता हूँ कि हम लोग का जो अभी आप देख रहे हैं कि इस समय जो चुनाव है, ये भाजपा लगभग चुनाव हार मान करके ये जो खींच मिटाने के लिए जो अभी गृह मंत्री जी लगातार सब जगह पे हमला करने वाला शब्द जो बात बोले हैं, ये सरासर झूठ बोले हैं। क्योंकि इनका एक शुरू से रहा है कि झूठ बोलो राज करो, झूठ बोलो राज करो। तो ये फिर से झूठ बोले हैं और जगह जगह झूठ बोले हैं। और गृह मंत्री जैसे एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए इंसान को इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप चाहो तो दोनों वीडियो एक साथ चला के देख लीजिए। ममता बनर्जी जी ने एक बार भी हमले की बात नहीं की, और गृह मंत्री जी इसमें घूम घूम के सब जगह बोले हैं हमला करो हमला करो। क्या तो अगर वो नहीं, आपके हिसाब से वीडियो में क्या कहा था ममता जी ने? ममता दीदी ने कहा था कानूनी रूप से घेराव करो, एक पार्टी घेराव करो, दूसरा पार्टी वोट डाली जाएगी। तो भाई साहब संजय जी चुनाव आचार संहिता लागू है। अब कोई ये तो सामान्य दिन है नहीं जो कि आप घेराव करेंगे। घेराव कब किया जाता है? चुनाव के दौरान थोड़ी घेराव किया जाता है। घेराव का मतलब ये आप घेरने के लिए कह रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, आप उकसा रहे हैं। आप देखिए पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, वो मैसेज दिया जाता है, संदेश दिया जाता है। आप हमला करने वाले शब्द पे अपनी बात करेंगे, आप भाजपा से नहीं पूछेंगे कि हमला वाला शब्द क्यों बोल रहे हैं, अब वो नहीं पूछेंगे। वो उनको लगा नहीं तो आपने तो पूछा है ना, आपने पूछा है, आपने चुनाव आयोग को भी कहा है, तो चुनाव आयोग पूछेगी ना, चुनाव आयोग को जवाब दिया जाएगा। आप न्यायिक जांच की भी मांग की है, तो मैं उसमें थोड़ी इंटरफेयर करने जा रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी आ रहे हैं 14 तारीख को, टीएमसी को कितना नुकसान होगा? कोई मतलब नहीं है, राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी का स्वागत है, वहां पे आए, एक बार 10 बार आए, प्रधानमंत्री जैसे आ रहे हैं वो भी आए। इनका हिंदू मुस्लिम कार्ड चला नहीं, जय श्री राम कार्ड चला नहीं, तोड़ा मनी चला नहीं, आपके कट मनी चला नहीं, कोयला खदान चला नहीं। और अब जाकर के जब देखा कि चारों तरफ से इनको कहीं से भी लोकल सपोर्ट मिल नहीं रहा है, तो ये हमला शब्द जोड़ करके वैसे ये पकड़ लेते हैं। अभी कल प्रशांत किशोर को पकड़ लिया था, प्रशांत किशोर को दिन भर ऐसे चलाया जा रहा था जैसे वो प्रधानमंत्री से भी बड़े लीडर है, और
उन्होंने कह दिया मैं तो उसे पकड़ किया लिया इसमें संजय जी, उनका तो लीक हुआ है, पूरे सोशल मीडिया पे है, सब जगह है। प्रशांत किशोर का जो क्लब हाउस वाला ऑडियो है, बहुत सारे वीडियो है, वो बहुत सारे वीडियो ऐसे आते हैं, हमारे पास ऐसे वीडियो हैं जहां पे प्रधानमंत्री के भाषण में जाने के लिए 1,000 रुपए का कूपन बांटा गया है। तो वो आप भी वायरल कर रहे हैं ना, आप अपने स्तर पे तो उसे वायरल कर ही रहे हैं। आप तो हमारे पास वीडियो प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है। तो वीडियो प्रूफ है तो उसको आप क्यों रखे हुए हैं? आप दीजिए ना चुनाव आयोग को। तो आप चुनाव आयोग को क्यों नहीं दे रहे उसको? पूरा उसको दिया गया है, बाकायदा छपा हुआ कूपन है, वो भी दिया गया है। और हमारे पास ये भी प्रूफ है, रखा हुआ है कि गांव-गांव में जाकर के ये आधार कार्ड ले रहे हैं और मोबाइल नंबर ले रहे हैं, फोटोग्राफ्स ले रहे हैं और कहते हैं कि 10 चुनाव जीतने के बाद हम आपको गैस सिलेंडर देंगे। ठीक है, अरे जिसके पास अरे तो उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जाएगा तो इसमें गलत क्या है? केंद्र की योजनाओं को तो आपने चलने नहीं दिया ना बंगाल में। बंगाल में केंद्र की योजनाओं को चलने नहीं दिया तो वो तो इसी बात पे तो वो चुनाव लड़ ही रहे। बीजेपी के हर एक नेता कह रहे इस बात को, केंद्र की योजना नहीं आने दी तो किसानों को देंगे। आयुष्मान योजना नहीं लागू होने दी आपने, किसानों को जो पैसा मिलना था डायरेक्ट कैश बेनिफिट वो नहीं मिलने दिया आपने। सबसे बड़ी चीज जो आपको मैं बता दूं, इन्फॉर्मेशन 8 साल से ये 6,000 रुपए दे रहे हैं, हम 10,000 रुपए सालाना देते हैं। अरे तो कुछ ज्यादा अगर मिल जाता किसानों को तो इसमें आपका क्या नुकसान है? आपके खाते में से निकाल के तो मिल नहीं रहा था ना, वो तो केंद्र सरकार दे रही थी। सारा डेटा केंद्र के पास है, आधार से हमारे पास समय की कमी है। अजय वर्मा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या प्रियंका गांधी भी आएंगी बंगाल या केवल राहुल के हवाले ही छोड़ दिया जाएगा? सब लोग आएंगे। कांग्रेस के हर स्टार प्रचारक अपने टीम के साथ काम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल से एक चीज और कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान बड़ा लोकप्रिय लोकतांत्रिक कंट्री का देश है, जहां कहीं किसी की एक हत्या या मर्डर हो जाता है तो तब उसके खिलाफ पूरे देश में शोर मच के कार्यवाही हो जाती है। बंगाल में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारी कैबिनेट लगी हुई है। जो यहाँ हत्याएं चल रही हैं इसके लिए जांच कराकर प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, ममता जी जिम्मेदार हैं। इनके खिलाफ तो अनेक मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अजय जी, न्यायिक जांच की मांग आप लोगों ने की है, वो अदालत का मामला है। हम स्टूडियो में इसको डिस्कस क्यों करें? हमारे पास समय की कमी है। नहीं बिल्कुल आप कीजिए, आप अदालत आपके साथ, डेमोक्रेसी है, आप कहीं भी जा सकते हैं। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत है, आप जाइए शिकायत कीजिए, आपको वहां से न्याय मिलेगा। अगर उसमें कुछ सच्चाई होगी तो न्याय मिलेगा। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए अजय जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी आपका भी, और हमारे साथ मुकुल झा जी जुड़े थे, आपसे कभी बात हो पाई, आप देर से जुड़े थे, लेकिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बंगाल में जो है 5वें चरण का चुनाव 17 अप्रैल को होना है और जिस तरीके से वोटिंग ट्रेंड चल रहा है उससे लगता है कि बंगाल में शायद इस बार परिवर्तन हो, क्योंकि वैसे 80% से ज़्यादा हमेशा वोट होता रहा है, लेकिन इस बार जिस तरीके से ट्रेंड देखा जा रहा है 3 फेज में 84 से लेकर के 86% तक का मतदान हुआ। अगर यही ट्रेंड रहा तो बंगाल में इस बार परिवर्तन देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।